लॉन्ग क्वेश्चन एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। हम वर्ड यूज करते हैं, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए प्रोपेगेशन का। अगर किसी जगह पे वर्ड यूज हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो वेव की तरह बिहेव कर रही हैं। और अगर वर्ड यूज हो जाए कि इंटरेक्शन कर रही है मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इंटरेक्शन जो है वो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की स्पेशलिटी है। और जब कभी मैटर जो है वो दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो मोमेंटम ट्रांसफर करता है, क्योंकि वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे टॉपिक का नाम है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन टॉपिक्स में जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही हैं। और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनमें पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, जिनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले कुछ चीजें समझ लें। फ्लास्क ने सबसे पहले कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। जब ब्लैक बॉडी में ये देखा गया कि हमारे पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो एक्सप्लेन नहीं हो रही अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो प्लास्क आया। प्लास्क ने कहा कि लाइट जो है वो बेसिकली कंटिन्यूअस बिहेवियर शो नहीं करती बल्कि डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर शो करती है। ये पैकेट्स की शक्ल में ट्रेवल करती है और हर पैकेट की एक अपनी एनर्जी होती है, और इसने इन पैकेट्स को क्वांटा का नाम दिया। और इसने कहा कि एक पैकेट की एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ के इक्वल होती है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो एनर्जी भी बढ़ती है। और इसी की इस एक्सप्लेनेशन पे ये साबित हुआ कि जो लाइट है वो जब पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जब वो इंटरेक्शन करती है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और इसी बात पे इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। और इसके बाद से कहा जाने लगा कि जो लाइट है वो बेसिकली ड्यूअल नेचर शो करती है। अब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मेटल सरफेस है, आप इस पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? जी, जू, विम, रे। ठीक है, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो और इमरजेंसी रेज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए कौन सी रेडिएशन के फोटॉन्स यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन जो है, इंफ्रारेड रेडिएशन, इन तीनों के फोटॉन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम विजिबल रेज जो है इसके फोटॉन्स को इस्तेमाल करते हैं। तो एमसीक्यूज पूछी जा सकती है, आपने याद रखना है तीनों रेडिएशन के फोटॉन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये जो मेटल है इसमें आपको पता है मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ये एटम के साथ एक ख़ास एनर्जी से अटैच होते हैं। जिस एनर्जी के साथ ये एटम्स के न्यूक्लियस के साथ अटैच होते हैं उस एनर्जी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगर इतनी एनर्जी एटम के इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से आज़ाद हो जाएंगे और वो मूव करेंगे, और उनकी वजह से करंट पैदा होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो बेसिकली क्या करंट है। तो हम अगर फोटोन जो है वो खास एनर्जी का, फोटोन जो है उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ है। अगर हम कहते हैं कि लेट से ये इलेक्ट्रॉन एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाइंडिंग एनर्जी के साथ अटैच है, अगर हम एक ऐसा फोटोन इस्तेमाल करते हैं जिसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस वक्त जैसे ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आके फ्री होगा, मूव नहीं करेगा, क्योंकि सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इसकी न्यूक्लियस के साथ जो बाइंडिंग एनर्जी उसको ब्रेक करने में यूज हो गई। कोई इसके पास और एनर्जी नहीं है, ये रेस्ट की हालत में रहेगा लेकिन होगा आज़ाद। अगर मैं कहता हूं कि इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दे दी, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में यूज हो जाएगी, और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इसको इसको मिल जाएगी और वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उस एनर्जी के साथ ये सरफेस पे मूव करेगा। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। जब तक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी, जब तक फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं करेगा या वो आज़ाद नहीं होगा। मिनिमम जो है वो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए फ्री होने के लिए। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन वो ग्रेटर होनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
अब फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच एफ के। और लेट से मैं कह देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी बाइंडिंग एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एच जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी वैसे ही, और 4 वैसे ही आ गया। इलेक्ट्रॉन जो है उसका यूनिट, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और वोल्ट बराबर होता है जॉल पर कूलम। कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएंगे, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, यहाँ से जॉल जॉल से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास पर सेकंड यूनिट आएगा जो कि हर्ट्ज के इक्वल है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 10⁻15। तो याद रखिएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जो फोटोन टकरा रहा है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 10⁻15। वो फ्रीक्वेंसी, फोटोन की वो फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से आज़ाद करवाती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर किसी फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो कभी भी इलेक्ट्रॉन आज़ाद नहीं होगा, जैसे कि इस केस में इतनी एनर्जी चाहिए। इसको और अच्छे तरह से समझ लें, लेट से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस के साथ अटैच है, इसको आज़ाद करवाने के लिए लेट से हमें येलो, ये हमारे पास विजिबल लाइट्स जो है वो कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीचे से रेड से वायलेट की तरफ जाएं तो एनर्जी बढ़ती है, वायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, रेड की एनर्जी सबसे कम है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको आज़ाद करवाने के लिए हमें येलो लाइट जो है वो चाहिए, उस एनर्जी का फोटोन चाहिए। अगर मैं इस एनर्जी का फोटोन यूज़ करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ फ्री होगा। अगर इससे ज़्यादा वाली एनर्जी का फोटोन ग्रीन ब्लू का यूज़ करता हूँ तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आपने येलो एनर्जी का फोटोन यूज़ किया, इसकी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक कर देगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो आज़ाद हो गया, लेकिन रेस्ट में ही। अगर मैं ब्लू एनर्जी वाला फोटोन यूज़ करता हूँ तो ब्लू की एनर्जी येलो से ज़्यादा है, तो ये इसकी जो कुछ एनर्जी जो है वो बाइंडिंग में कन्वर्ट हो गई, उसको ब्रेक कर रही है, और कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं रेड लाइट वाला फोटोन यूज़ करता हूँ तो आपको पता है रेड लाइट की एनर्जी जो है वो येलो से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन आज़ाद नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन रेड के यूज़ करें, लेट से मैं 4 फोटोन यूज़ करता हूँ तो आप कहें कि ये मिल के इनकी एनर्जी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करवाएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो फोटोन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर आप एक स्ट्राइकर यूज करते हैं किसी बिलियर्ड या स्नूकर की टेबल पे, तो आप स्ट्राइकर से किसी बॉल को टकराते हैं, तो स्ट्राइकर जो है वो अपनी एनर्जी उस बॉल को ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा होता है। अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन यूज करते हैं तो ये कभी मिलके इलेक्ट्रॉन को आजाद नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये वेव की तरह बिहेव नहीं कर रहा, कंटिन्यूस बिहेवियर नहीं है, ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और इसी बात पे जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो, ऐसा मुमकिन है कि लाइट जो है वो येलो लाइट, जैसे ही आपने इसका एक फोटोन जो है वो इंसिडेंट करवाया, तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो गया। दो लाइट जो है वो येलो लाइट का फोटोन इंसिडेंट करवाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। आप अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें फोटोन की, लेट से आपने एनर्जी उसकी बढ़ा दी ब्लू लाइट तक येलो से, तो आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, कुछ एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा नहीं होंगे, बल्कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो एक ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आपने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आजाद करवाने, तो उसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि फोटोन की एनर्जी जो है वो मिनिमम जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, उस केस में उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि येलो की जो फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इंटेंसिटी या बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, उससे उसकी क्या होगी, उसका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे इसका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये हमारे पास ऐसा फिनोमेना है जिस पे आप एक एनर्जी का, खास एनर्जी का फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाएं, और आपके पास इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो और वो मूव करे, तो उसकी वजह से करंट पैदा होगा।
तो इस उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फिनोमिना क्या है, इसकी डेफिनेशन, इट इज द फिनोमिना ऑफ द इलेक्ट्रॉन एजेक्शन फ्रॉम अ मेटल सरफेस बाय अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी सूटेबल कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से जो करंट पैदा होते हैं उससे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए एक्सपेरिमेंट जो है वो हम इस तरह से करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट देख लें। लेट्स से हमारे पास एक कनकेव जो है वो कैथोड यूज किया है, जो एमीटर के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो यहाँ से फ्री होते हैं, और एनोड जो है वो कलेक्टर के तौर पे यहाँ पे एक्ट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है। एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हमने एक एम मीटर कनेक्ट किया, जो यहाँ पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को जो है वो मेजर करेगा, और यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल, यहाँ पे वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया, जो कि एनोड और कैथोड के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं कि नेग्लिजिबल है, और एक हमने यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। रियोस्टेट पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे एक्ट करता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे जो कैथोड और एनोड है इसके क्रॉस हम पोटेंशियल जो है उसको हम वेरी कर सकते हैं यहाँ पे रियोस्टेट की मदद से। वो इसका क्या काम है वो हम देख लेते हैं। कैथोड सबसे पहले के कनकेव क्यों बनाया गया, ये भी हम यहाँ पे क्वेश्चन है। और वैक्यूम, यहाँ पे जो हमारे पास वैक्यूम चैम्बर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और मालिक्यूल, एटम मालिक्यूल्स ना हो। अब हम क्या करते हैं, लेट्स से हम एक खास एनर्जी का फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है इस कैथोड में मौजूद इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से, तो जैसे ही उसको इंसिडेंट करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है वो फ्री होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो फ्री होंगे तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट करवाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आज़ाद होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने का मतलब ये है कि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये जो कैथोड है वो हमने कनकेव इसलिए बनाया कि यहाँ पे कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होंगे तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये जो कैथोड है ये कनकेव इसलिए है कि ये इन तमाम इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स पॉइंट की तरफ क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, कॉमन पॉइंट की तरफ जो कि एनोड है। तो ये इनकी तरफ इसको फोकस करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे और वो मूव करेंगे तो इनकी वजह से करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फौरन जो है वो यहाँ पे जो अम्पेयर मीटर है उसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी, जो ये शो करेगी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहे हैं, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो रहे हैं, यहाँ पे लेट से 5 इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो रहे हैं, तो पांचों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि देखें, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये एक खास वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इनकी खास काइनेटिक एनर्जी है, और हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। ऐसा क्यों है, और किसकी कितनी एनर्जी है, किस इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा एनर्जी है, किसकी एनर्जी कम है, वो अगर हमने निकालना हो तो हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ एक चेंज ये करते हैं कि जो बैटरी है उसके टर्मिनल, यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल चेंज कर देते हैं। नोड पॉजिटिव से कनेक्ट है, हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और कैथोड नेगेटिव से हम इसको पॉजिटिव से, यानी कि बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स कर देते हैं, और फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे नोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। जब हम अगेन यहाँ पे खास एनर्जी का फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है वो इस पे कैथोड पे इंसिडेंट करवाएंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन आज़ाद होंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि एनोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और एनोड और कैथोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आज़ाद होंगे तो वो क्या होगा, वो एनोड की तरफ उनको क्या फील्ड फील होगा, रिपल्शन फील होगी। ठीक है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की कम। क्यों ऐसा है, आप देख सकते हैं कि ये मेटल सरफेस है, क्योंकि कैथोड जो है वो मेटेलिक पार्ट है। तो ये मेटल सरफेस में आप देख सकते हैं कि जैसे ही लाइट के फोटोन इंसिडेंट होंगे तो कुछ फोटोन जो है वो सरफेस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हो रहे हैं,
और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को पे इंसिडेंट हो रहे हैं। लेट्स से ये फोटोन जो है वो जब इसको इंसिडेंट होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी इसको मिली और ये फौरन सरफेस पे ही है और ये आज़ाद हुआ और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि फोटोन की एनर्जी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ये मूव करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस के अंदर है, थोड़ा सा नीचे है, तो जैसे ही फोटोन सरफेस पे टकराया और एनर्जी इसको मिली तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से फ्री होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसको यहाँ पे क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो गई। लेकिन कुछ एनर्जी का पार्ट जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इन साइड से जो है वो अपर सरफेस तक आने के लिए जो मेटल की रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट भी जो है वो यूज करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ रहा है। तो इसलिए जब ये सरफेस पे आएगा तो इसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके इक्वल नहीं होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ आते हुए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर चुका होता है। जब ये सरफेस पे पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेट्स से ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊपर आता है तो इसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सरफेस तक आते हुए कंज्यूम हो गई है, तो इसको सरफेस पे आते हुए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी रह जाएगी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आजाद हो रहे हैं तो किसी की एनर्जी ज्यादा है, किसी की काइनेटिक एनर्जी क्या है कम है। तो इसमें जब ये ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहा है, जब ये एनोड के करीब आएगा तो ये एनोड के करीब पहुंच के देखेगा कि इसको स्ट्रॉन्ग रिपल्शन फेस करना पड़ रही है एनोड की। तो एनोड क्या करेगा, ये इस तरह से कैथोड से एनोड की तरफ आया लेकिन एनोड की स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से ये दोबारा कैथोड की तरफ जो है वो पलट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे बैटरी है उसको जो है वो यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है एनोड पे, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है फील्ड के अगेंस्ट मूव जो कर रहे हैं उस पर कुछ जो वर्क करना पड़ रहा है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वो हमारे पास अब हमारे पास ऐसा भी होगा शुरू में कि शुरू में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ आए हैं। हम क्या करते जाते हैं यहाँ पे जो रियोस्टेट क्यों यूज़ करते हैं, हम इसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ाते जाते हैं। जितना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ाते जाएँगे, जितना एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा और कैथोड का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन का कैथोड से एनोड की तरफ आना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। आप पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा कि एनोड का आपने नेगेटिव पोटेंशियल और कैथोड का पॉजिटिव पोटेंशियल आपने इतना के ज़्यादा कर दिया कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नोड की तरफ नहीं पहुंच रहा। वो पोटेंशियल जिस जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से नोड की तरफ ना पहुंचे तो उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो उस पोटेंशियल पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन एनोड के करीब आएंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से वो दोबारा कैथोड की तरफ पलट जाएंगे। तो वो जो वर्क हो रहा है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वो हम कह देते हैं वो बराबर होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के। और उस इलेक्ट्रॉन जो यूनिट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो है वो बाकी इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मैंने अभी आपको बताया। लेट्स से वो हमारे पास टोटल जो चार्ज है वो ई चार्ज है, वर्क डन ऑन ई चार्ज वो बराबर हो जाएगा वी नॉट ई। यूनिटी रूल अप्लाई किया है कि लेट से एक एप्पल 10 रुपए का है तो 10 एप्पल कितने के होंगे, 100 के। तो यहाँ पे एक यूनिट चार्ज जो एक चार्ज जो है उस पर वर्क कितना हो रहा है, बैटरी के स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट के इक्वल, तो ई चार्ज हो तो वी नॉट ई वर्क होगा। और यही वर्क जो है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इसको हम, और जो इलेक्ट्रॉन इस वक्त जो है वो यहाँ पे नोड की तरफ आ रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगी वी नॉट ई, और हम बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, और वी जो है वो यहाँ पे मैक्स होगा बराबर है वी नॉट ई के। तो याद रखिएगा वी नॉट यहाँ पे क्या है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ आने से रोक रहा है। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें दो ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। पहला ग्राफ जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट किया गया है। जो हमने वोल्टेज है, तो इसमें हमने वोल्टेज और करंट के क्रॉस हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, और वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है, और जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लॉट किया है। वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव है और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव है। पॉजिटिव वोल्टेज हमें ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है उसमें
एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल ये शो कर रहा है कि हमने बैटरी के टर्मिनल रिवर्स कर दिए हैं। इस केस में एनोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, और कैथोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें इंटेंसिटी जो है वो I2 I1 से ज़्यादा है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। लेकिन दोनों इंटेंसिटी में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है दोनों इंटेंसिटी में। यानी कि इसमें जो फोटोन I1 और I2 में जो यूज हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, वो सेम एनर्जी वाले यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। लेकिन I2 जो है वो I1 से ज़्यादा है। I2 ज़्यादा होने का मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो क्या है? वो ज़्यादा है। और I1 में नंबर ऑफ फोटॉन क्या होंगे? कम। तो I1 में नंबर I2 में नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होने की वजह से जब ये मेटल पे इंसिडेंट होंगे तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? वहाँ से आज़ाद करवाएंगे। तो I2 की वजह से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो करंट पैदा होगा वो भी ज़्यादा होगा। इसलिए I2 कर्व जो है वो थोड़ी ऊपर है। और I1 में नंबर ऑफ फोटॉन कम होने की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन कम प्रोड्यूस होंगे, तो इसलिए इसकी कर्व नीचे है, क्योंकि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कम है। अब ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है इसमें कांस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम टर्मिनल चेंज करते हैं तो आप देखें कि दोनों केस में I2 और I1 के केस में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे पास कम होता जाता है। आप जैसे जैसे बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो जैसे ही उसको अप्रोच कर रहे होते हैं, खास वैल्यू आती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होते होते जीरो हो जाता है। और I1 और I2 दोनों इंटेंसिटी जो है उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। यानी कि V नॉट आई पहली वाली इंटेंसिटी और V नॉट 1 और V नॉट 2 दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। और फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब यह है इज इक्वल टू एच एफ। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है एनर्जी भी क्या होगी? दोनों की सेम। और एनर्जी सेम होने का मतलब है दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी? वो सेम होगी। दोनों फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो दोनों फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगी जिससे वो फ्री होंगे वो भी सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर किसकी होती है? वो बराबर होती है V नॉट ई के। तो E तो सेम है दोनों के लिए, काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी काइनेटिक एनर्जी 1 और 2 का क्या है? सेम। तो याद रखिएगा दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और इसलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट जो है वो सेम है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर दो डिफरेंट इंटेंसिटी वाली लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या दो डिफरेंट इंटेंसिटी वाली लाइट, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। और काइनेटिक एनर्जी सेम क्यों है? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और इसी वजह से उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है? सेम है। और अगर हम क्या करें कि इंटेंसिटी दोनों की सेम है, इंटेंसिटी सेम हो दोनों की हमने क्या रखी है? सेम। इसका मतलब क्या? इंटेंसिटी सेम यानी कि जितनी नंबर ऑफ फोटॉन्स पहले इसमें है उतनी नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें है। लेकिन हमने क्या कर दिया कि जो I2 वाली इंटेंसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रख दी और I1 वाली की जो फोटोन है उसकी इंटेंसिटी, यानी कि इसका जो एक फोटोन है उसकी इंटेंसिटी वो कम है। लेट्स से इसमें हमने, ये हमारे पास विब गोयर है, ठीक है, इसमें लेट से I1 की इंटेंसिटी कम है तो इसमें हमने रेड वाला फोटोन यूज कर लिया और इसमें हमने ब्लू लाइट वाला। तो ब्लू लाइट की हालांकि दोनों के एक एक ही फोटोन है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका एक फोटोन है इसका फोटोन, तो इंटेंसिटी तो सेम है लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है। ब्लू की एनर्जी ज्यादा है और रेड की एनर्जी क्या है? कम। तो इसलिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जब स्टॉपिंग पोटेंशियल में आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, तो हमने ये देखा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उसको अगर आपने ज़ीरो बनाना है, उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो बनाना है तो आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी एनर्जी भी कम है, उसके इलेक्ट्रॉन जो एनोड तक पहुंच रहे हैं उनको अगर आपने उनकी वजह से करंट जो है वो ज़ीरो करना है तो आपको कम एनर्जी देना पड़ेगी। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F1 जो है फ्रीक्वेंसी वाला जो हमारे पास इंटेंसिटी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है और
VO2 वाला जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज है, दोनों की एनर्जी चेंज होगी और दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी चेंज है तो इसका मतलब ये है V नॉट E। E तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो इसका मतलब है कि V नॉट 2 जो है वो V नॉट 1 से क्या है, ज़्यादा है। तो इंपॉर्टेंट MCQs याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो डिफरेंट लाइट हो जिनकी इंटेंसिटी सेम रखें लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस केस में दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होंगे, वो चेंज होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसके रिजल्ट्स क्या हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन आज़ाद हो रहे हैं मेटल सरफेस से, उन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, ये इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगा फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे। जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी अगर फोटोन की, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। और दूसरा नेचर ऑफ द मेटल सरफेस पे भी डिपेंड करेगी। किस पे? नेचर ऑफ द, अगर हमारे पास ऐसी मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए मेटल के एटमों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम शो करना पड़ती है इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए, तो वहां पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़े वहां पे कम। तो नेचर ऑफ द मेटल सरफेस पे भी डिपेंड करेगी। ठीक हो गया। और एक और पॉइंट जो है वो याद रखिएगा, दूसरा रिजल्ट, कि अगर इलेक्ट्रॉन जो वो है वो किसी मेटल सरफेस से आज़ाद हो रहे हैं, तो अगर आपने लेट से ये इलेक्ट्रॉन येलो लाइट के फोटोन से आज़ाद हो रहा है, तो आप इसको, येलो लाइट के फोटोन से आज़ाद हो रहा है तो रेड लाइट वाले जितनी मर्जी फोटोन्स आप इस पे इंसिडेंट करवा दें, ये आज़ाद नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के आज़ाद होने के लिए, फ्री होने के लिए ज़रूरी है कि जो लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। अगर जैसे कि रेड की एनर्जी एज्यूम किया है कि यहाँ पे हमारे पास येलो से कम है, इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ये रेड के जितने मर्जी फोटोन यूज़ कर लें तो उससे ये आज़ाद नहीं होगा। तो ये इंटेंसिटी, आप रेड लाइट की इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दें, जितने मर्जी नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा कर दें, ये फ्री नहीं होगा, उसके लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगी। और तीसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ एमिटेड, किसी भी सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अगर आपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, लेट्स से येलो लाइट एक इसका एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करवा रहा है, अगर आप येलो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, अगर आप ये जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं इज इक्वल, तो उससे क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से आज़ाद होगा। ऐसा नहीं होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़े तो ज़्यादा फोटोन एमिट हो जाएं, उससे ये होगा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाने तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट करवाना पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के, डज द ब्राइटनेस ऑफ द बीम ऑफ लाइट प्राइमरली डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। वो कहता है ब्राइटनेस जो है वो क्या जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है या नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। ब्राइटनेस जो है वो बेसिकली इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। ब्राइटनेस ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और इंटेंसिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ब्राइटनेस जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो तब जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो ज्यादा होंगे। विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस देन डिमर लाइट ऑफ द सेम कलर। सेम कलर है उसकी, जैसे येलो लाइट है उसकी ब्राइट लाइट जो है, उसके ब्राइट लाइट का मतलब यह है कि वो ज़्यादा इंटेंस है, उसके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है, ज़्यादा, तो इसलिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगी, ज़्यादा एमिट करवाएगी। तो ऑफ कोर्स ब्राइट लाइट जो है वो ज़्यादा डिमर लाइट से जो है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएगी, जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ। विल हायर फ्रीक्वेंसी इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन लोअर फ्रीक्वेंसी। नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, इज इक्वल टू एच एफ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करवाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएं।
When light shine on the surface, its momentum transfer to the metal surface। बिल्कुल लाइट जब ट्रांसफर करते हैं तो उस वक्त कुछ लाइट, वो कहता है 20% ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब इन ईच रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एनर्जी जो है और वो भी ट्रांसफर होती है और साथ में मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है। हमने जैसे अभी पढ़ा, क्योंकि जो फोटोन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा होता है। Why can red light be used in photographic dark room when developing film, but blue or white light cannot? वो कहता है कि आप हमेशा फोटोग्राफिक जो डार्क रूम होता है उसमें रेड लाइट को क्यों यूज़ करते हैं, ब्लू और वाइट को क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि जो रेड लाइट है ये सबसे ज़्यादा कम एनर्जी वाली लाइट है, ये फोटोग्राफिक फिल्म को सबसे लीस्ट जो है वो इफेक्ट करती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल करें। इसका जो है इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं होता। अगर हम ब्लू या वाइट यूज़ करें तो उनकी एनर्जी ज़्यादा है तो वो इफेक्ट कर सकती हैं। तो ये आंसर है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो लास्ट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।